हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑन माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर के हिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में, जिसका नाम है प्राचीन समाज। आपकी बुक का नाम प्राचीन समाज है। ये सब्जेक्ट न्यू स्टूडेंट्स जिन्होंने 2022-23 के सेशन के लिए एडमिशन लिया है उनको दिया गया है। पुराने जो स्टूडेंट्स थे उनके पास ये सब्जेक्ट नहीं है। फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री डिसिप्लिन कोर्स के अंतर्गत आपको ये सब्जेक्ट मिलता है। अब बात करें चैप्टर की, तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है सभ्यताओं को परिभाषित करना, इतिहास लेखन, शहरी क्रांति और कांस्य युग, धातु प्रौद्योगिकी संबंधी वाद विवाद। तो आप देखिए चैप्टर 1 में आपको दो पार्ट्स पढ़ने हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो इस वीडियो में हम पार्ट 1 को कवर करेंगे। पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में हम नोट्स है उनके तैयार, नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इस चैप्टर में आप कह सकते हैं, इस वीडियो में आपको सभ्यता के बारे में पढ़ना है, इतिहास लेखन का थोड़ा बहुत हम आपको बताएंगे, शहरी क्रांति और संस्कृति के बारे में इस वीडियो में हम देखेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके एग्जाम्स के नज़रिए से। बात करें सभ्यता क्या है। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार सभ्य बनाना का अर्थ है बर्बरता की स्थिति से बाहर लाना। ठीक है, तो ऑक्सफोर्ड जो डिक्शनरी है, इंग्लिश डिक्शनरी, उनके द्वारा बताया गया है कि सभ्य बनाना जो शब्द है उसका अर्थ क्या निकलता है, बर्बरता की स्थिति से बाहर लाना। मतलब एक ऐसी स्थिति जो कि बहुत ज़्यादा खराब है, उस स्थिति से लोगों को बाहर लाना। अंग्रेजी शब्द सिविलाइजेशन का मूल का पता 16वीं शताब्दी के फ्रांसीसी शब्द सिविल्स से लगाया जा सकता है, जिसका अर्थ है सभ्य। अब देखिए, अंग्रेजी में सिविलाइजेशन होता है, हिंदी में सभ्यता कहते हैं उसे। तो जो सिविलाइजेशन शब्द है इसका मूल पता कब चला, मतलब बेसिकली आप कह सकते हैं कि इस शब्द को ज़्यादातर यूज़ में या फिर लोगों को इसके बारे में कब पता चला, 16वीं शताब्दी में। 16वीं शताब्दी के फ्रांसीसी शब्द सिविल्स के द्वारा इसको लगाया गया। फिर सिविल्स से लगाया जाता है, सिविल्स का क्या अर्थ निकलता है, सभ्य। जबकि लैटिन अमेरिका में आप देखेंगे तो सिविल्स होते हैं। लैटिन अमेरिका में कई शब्द हैं, सिविल्स, सिविस एंड सिवितास, एक शहर में रहने का अर्थ व्यक्त करते हैं। तो ये जो तीन शब्द है ना, ये एक प्रकार से मिला जुला अर्थ व्यक्त करते हैं। जैसे कि एक शहर में रहने का क्या करते हैं, अर्थ व्यक्त करते हैं। ये जो नोट्स हैं ये आपकी बुक स्टडी मटीरियल जो है उसको पढ़ के बनाए गए हैं। अब आगे देखें, इसकी कोई विशिष्ट परिभाषा नहीं है। तो जो सभ्यता शब्द है ना, वर्तमान में इसकी कोई ऐसी परिभाषा उपलब्ध नहीं है कि जिससे पर्टिकुलरली ये पता लगाया जा सके कि सभ्यता का क्या मतलब है। लोग अपने अपने हिसाब से सभ्यता को बताते हैं। बात करें तो इसकी कोई परिभाषा नहीं है। इसके अर्थ को समझकर यह कहा जा सकता है कि सभ्यता मानव के सामाजिक एवं भौतिक विकास को बताती है। अब अगर आप सभ्यता के बारे में, अगर आप हिस्ट्री के सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा अंदर तक जाएंगे, पढ़ेंगे, तो आपको वहाँ ये देखने को मिलेगा कि सभ्यता क्या बताती है, जो समाज और भौतिक विकास हुआ है मानव काल के दौरान। मतलब आपको पता होगा शुरुआत में आदि मानव के समय में थे, उसके बाद डेवलपमेंट होती चली गई थोड़े थोड़े समय बाद, और अब हम वर्तमान में इस स्थिति में हैं। ठीक है, तो ये जो विकास हुआ है, ये मानव सभ्यता के अंदर जो विकास हुआ, यही चीज़ हमें सभ्यता के द्वारा पता चलती है। इससे मानव के प्रारंभिक विकास का भी पता चलता है। मतलब शुरुआत में जब मानव ने प्रारंभिक विकास किया था, मतलब आदि मानव के समय में उन लोगों ने जो जो विकास किए, जैसे कि नए औजार बनाए, ठीक है, रहने के लिए आप कह सकते हैं झोपड़ी पट्टी जो भी कहते हैं वो बनाई, तो प्रारंभिक विकास का भी पता चलता है। अतीत से लेकर वर्तमान तक मनुष्य ने जो संपूर्ण उन्नति की है, चाहे वो भौतिक हो, मानसिक हो, आध्यात्मिक हो, हमें सभ्यता, हम उसे क्या कहते हैं, सभ्यता कहते हैं। अब इसमें क्या है, अतीत से लेकर मतलब इतिहास से लेकर वर्तमान में मानव ने, हम लोगों ने जितनी भी उन्नति करी है, विकास करा है, और वो विकास किसी भी सेक्टर में हो सकता है, भौतिक, ज़मीन से रिलेटेड, ठीक है, मानसिक, हमारा जो मानसिक विकास हुआ है, सोचने समझने की शक्ति जो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हुई है ये हो गई, या फिर आध्यात्मिक, हमारे जो पढ़ाने की शक्ति है या फिर पढ़ने की शक्ति आप कह सकते हैं, अध्ययन की जो शक्ति है, इसका विकास हुआ है। तो ये सब हमें सभ्यता के बारे में बताता है और इसीलिए हम इसे सभ्यता कहते हैं। आगे बात करें, सभ्यताएं परिवर्तनशील और प्रगतिशील होती हैं। इसका क्या मतलब कि सभ्यताएं परिवर्तनशील से मतलब है यहाँ पे कि
एक सभ्यता में परिवर्तन हुआ, वो दूसरी सभ्यता बनी, दूसरी सभ्यता में परिवर्तन हुआ, वो आगे बढ़ी, तो मतलब डेवलपमेंट हुआ। वहीं प्रगतिशील जो है उसमें भी डेवलपमेंट है, और परिवर्तनशील मतलब चेंजेस होते रहे हैं। शुरुआत में मानव किस प्रकार रहते थे, आप कह सकते हैं कि झोपड़पट्टी में रहते थे, गुफाओं में रहते थे, उसके बाद बिल्डिंग्स बनी, उसके बाद बिल्डिंग्स से काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं और ज़्यादा अच्छी फैसिलिटी मिली, तो क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, फिर प्रगति हुई। पहले हम किसी भी मौसम में रह लिया करते थे, पर वर्तमान में आप देख सकते हैं गर्मियों के सीज़न में एसीज़ का डेवलपमेंट कर दिया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो परिवर्तन हुआ है और प्रगति हुई है, ये सभ्यताएं हैं। प्राचीन काल में मानव जंगली जीवन जीते थे। प्रारंभ में मानव सर्दी, गर्मी, बरसात को सहन करते हुए जंगलों में रहते थे। इसमें बताया गया है कि शुरुआत में जब मानव, आप कह सकते हैं, बिल्कुल नया नया था इस धरती पे, तो किसी भी मौसम में, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, जंगलों में रहते थे और उस मौसम को क्या करते थे, सहन करते थे। परंतु वर्तमान में ये स्थिति नहीं है। कालांतर में इनसे बचने के लिए गुफाओं, कच्ची झोपड़ी में रहना शुरू किया। उसके बाद क्या हुआ, पहले वो खुले में रहा करते थे, फिर इस चीज़ से बचने के लिए उन लोगों ने गुफाओं का निर्माण किया, कच्ची झोपड़ियों का निर्माण किया। वर्तमान में गगनचुंबी इमारतों को देखा जा सकता है। पहले मानव जीवन यापन के लिए कंदमूल और शिकार पर निर्भर रहते थे। अब शुरुआत में मानव गुफाओं में रहा करते थे, ठीक है। तो ये जो गुफाओं में हमें किस प्रकार पता चला, क्योंकि हमने सभ्यता के बारे में पढ़ाई करी, हमने पुरानी जो ऐतिहासिक सभ्यताएं हैं उनके बारे में पढ़ाई करी, तो हमें पता चला कि पुराने मानव गुफाओं में रहा करते थे, ठीक है। इसके आप उदाहरण भी देख सकते हैं, आपको कई जगह गुफाएं में मिल जाएंगी जहाँ पे ये बनी हुई हैं, ठीक है। और उन गुफाओं के अंदर कम्युनिकेशन के लिए जो चित्र बनाए गए थे वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद गुफाओं के बाद कच्ची झोपड़ियों का निर्माण किया गया, जो कि पक्की नहीं हुआ करती थी, ठीक है, कच्ची झोपड़ियाँ। और फिर अब करंट समय में आप देखेंगे तो आपको इतनी बड़ी बड़ी इमारतें मिलेंगी जो कि आसमान को भी छू रही हैं, ठीक है। तो इन इमारतों को भी देख सकते हैं। फिर शुरुआत में जीवन यापन के लिए मानव क्या खाता था, कंदमूल खाता था या फिर शिकार पर निर्भर था। परंतु वर्तमान में तो ऐसा नहीं है। वर्तमान में हमारे पास दुनिया भर की डिशेस हैं खाने के लिए, ठीक है, खाने के लिए नई नई प्रकार की चीज़ें हैं। तो ये सब क्या है, विकास हुआ है। इसके बाद मानव ने कृषि, पशुपालन और व्यवसाय करना शुरू किया। अब इसके बाद क्या हुआ, जो मानव था उसने कृषि, खेती करना, पशुपालन, पशुओं को पालना, दूध निकालना, और आप कह सकते हैं मवेशियों को पालना, और फिर व्यवसाय, व्यवसाय किया। प्रारंभ में मानव आगमन अपने पैरों से करता था। उसके बाद उसने बैल, ऊंट, घोड़े को काम में लिया। वर्तमान में कार, ट्रेन, एरोप्लेन आदि कई आविष्कार देखे जा सकते हैं। तो शुरुआत में जो मानव था वो पैरों के द्वारा ही एक जगह से दूसरी जगह जाया करता था, ठीक है, भले ही लंबी दूरी हो चाहे छोटी दूरी हो। परंतु उसके बाद बैल को यूज़ में लेने लगे, फिर ऊंट को, फिर घोड़े को रफ्तार के लिए, और वर्तमान में आप देख सकते हैं कार, ट्रेन, एरोप्लेन जैसी चीज़ें भी हैं जिनसे हम एक देश से दूसरे देश में सफ़र कर सकते हैं। बहुत लंबी दूरी हम कुछ घंटों में तय कर सकते हैं। तो क्या है, ये विकास है। यही नहीं, अब तो इंसान मंगल ग्रह और चांद पर बसने की भी योजना बना रहा है। तो हम इतने डेवलप्ड कर चुके हैं कि मंगल ग्रह या चांद पर रहने तक की भी योजनाएं बनाई जा रही हैं। मानव के जीवन स्तर में इसी परिवर्तन को सभ्यता कहा जा सकता है। तो ठीक है, तो मानव, हमारा जो जीवन है, जीवन स्तर पे जो परिवर्तन हुआ है उसी को हम क्या कह सकते हैं, सभ्यता बता सकते हैं। अपनी 1923 की पुस्तक द फिलॉसफी ऑफ सिविलाइजेशन में अल्बर्ट श्वेटेजर ने सभ्यता को हर क्षेत्र में और हर दृष्टिकोण में मनुष्य द्वारा की गई प्रगति के योग के रूप में परिभाषित किया है। तो एक पुस्तक लिखी गई थी एल्बर्ट श्वेटेजर द्वारा, द फिलॉसफी ऑफ सिविलाइजेशन। इस बुक के अंतर्गत उन्होंने एक बात बताई कि चाहे कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी सेक्टर हो, हर क्षेत्र और हर दृष्टिकोण से मनुष्य, जो मानव है, मानव द्वारा की गई प्रगति का जो टोटल योग है ना, वो ही किसको परिभाषित करता है, सभ्यता को परिभाषित करता है। मतलब कि हम लोगों ने अच्छे घर बनाए, अच्छे खाने की चीज़ें बनाई, अच्छे ट्रांसपोर्ट की चीज़ें बनाई, कम्युनिकेशन की चीज़ें बनाई। अगर इन सब चीज़ों को मिला लिया जाए, ठीक है, और बताया जाए एक पॉइंट में, तो वो क्या है, वो हमारी प्रगति हुई है और वो हमारी सभ्यता के आधार पर हमें बताई जाती है। फिर बात करें सभ्यता और संस्कृति की। सभ्यता शब्द एवं संस्कृति शब्द दोनों ही के बीच अद्वितीय संबंध है। दोनों ही भेद के साथ साथ मिलती जुलती विशेषताओं को भी परिदर्शित करते
हैं। तो संस्कृति और सभ्यता एक प्रकार से दोनों से जुड़ी हुई हैं। कुछ पॉइंट्स में आपको ये अलग देखने को मिल जाएगा, ठीक है, पर कुछ पॉइंट्स जो सभ्यता और संस्कृति के हैं वो जुड़े हुए हैं। मिलती जुलती विशेषताएं इनमें देखी जा सकती हैं। एक दूसरे के साथ और बाहरी दुनिया के साथ निरंतर संपर्क में रहने वाली गुत्थी संस्कृति सभ्यताओं के प्रमुख घटक हैं, ठीक है। तो वहीं एक दूसरे के साथ और बाहरी दुनिया के साथ, मतलब एक जगह पे कई सारे लोग रह रहे हैं, ठीक है, और वही लोग बाहर के जो लोग हैं उनसे भी कनेक्टेड हैं। तो ये सब किस तरह बनती है, संस्कृति सभ्यता के क्या है, ये प्रमुख घटक हैं, मतलब एक दूसरे से लोग कनेक्टेड हैं। आगे देखें, टाइलर के अनुसार सभ्यता का तात्पर्य मानव जीवन के एक विकसित चरण से है, और इसीलिए जब वे आदिम समाज का अध्ययन और चर्चा करते हैं तो वे उनके सहयोगी संस्कृति का उपयोग करना पसंद करते हैं। आप देखिए, टाइलर के अनुसार क्या बताया गया कि सभ्यता का तात्पर्य क्या है, मानव समाज के एक विकसित चरण से, मतलब मानव समाज ने जो भी विकास किया है, ठीक है, वो सभ्यता से जुड़ा हुआ है। फिर और इसीलिए टाइलर अगर कभी आदिम समाज के बारे में पढ़ते हैं, चर्चा करते हैं, ठीक है, तो वो संस्कृति का प्रयोग करते हैं उस चीज़ को अच्छे से समझने के लिए। संस्कृति को किसी सभ्यता या सभ्यता के महत्वपूर्ण गुणों में से एक के रूप में देखना अधिक उपयुक्त होगा, क्योंकि इसमें शामिल संस्कृति का कुल योग है। अब देखिए, संस्कृति जो है ना वो एक प्रकार से सभ्यता से जुड़ी होती है। इसको आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि अगर आप एक प्रकार से पुराने समय में देखेंगे, ठीक है, आज से 10-20 साल पहले, तो जो संस्कृति थी ना वो सभ्यता से एक प्रकार से कनेक्टेड थी। वर्तमान में जो संस्कृति है वो हमारी सभ्यता से कनेक्टेड है, ठीक है। हमारी संस्कृति पूरे विश्व में फैल रही है, तो प्रगति हो रही है, साथ के साथ संस्कृति भी फैल रही है। तो क्या है, हमारी जो संस्कृति है वो हमारी सभ्यता से कनेक्टेड है। इसीलिए अगर आपको सभ्यता को अच्छे से समझना है तो संस्कृति का आप प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करें सभ्यता के उदय के बारे में, तो वी गार्डन चाइल्ड उन शुरुआती सिद्धांतकारों में से एक थे जिन्होंने सभ्यता के उद्भव को क्रमिक क्रांति अर्थात नव पाषाण क्रांति और शहरी क्रांति के परिणाम स्वरूप देखा था। अब देखिए, ये जो व्यक्ति है ना ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके चैप्टर के अकॉर्डिंग। वी गार्डन चाइल्ड, ये आप कह सकते हैं ये वह व्यक्ति है जिसने जो सभ्यता का उद्भव किस प्रकार हुआ इस चीज़ को वर्णन किया है। तो इन्होंने सभ्यता के जो उद्भव है उसको नवपाषाण क्रांति और शहरी क्रांति के अंतर्गत 2 पार्ट्स में बांटा है, ठीक है। देख सकते हैं कि सभ्यता का उदय वी गार्डन चाइल्ड द्वारा जब बताया जाता है तो नवपाषाण क्रांति पार्ट आता है एक पार्ट, और एक पार्ट आता है शहरी क्रांति। अब इसको देख लेते हैं सभ्यता के उदय के बारे में। तो सभ्यता के उदय के आप कह सकते हैं 8 चरणों में इसको नॉर्मली बांटा जा सकता है। पहले चरण में पहली और शुरुआती सभ्यताओं का विकास खेती के आविष्कार के साथ हुआ था, ठीक है। पहली जो आप कह सकते हैं शुरुआती जो सभ्यताएं थी उनका विकास किस प्रकार हुआ, खेती के साथ हुआ, क्योंकि खेती के बाद ही नई नई फसलें उगाई गई और वो खेती की जो स्थिति है वो पूरे विश्व में फैली। मतलब एक जगह से दूसरी जगह लोग गए, वहाँ पे उन्होंने खेती स्टार्ट करी, वहाँ के लोगों ने ये देखा, सीखा, तो क्या हुआ, खेती जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैली। तो पहली और शुरुआती सभ्यता का विकास खेती के आविष्कार के साथ हुआ। इसे मेसोपोटामिया में और फिर मिस्र में कुछ समय बाद भारत चीन में प्रारंभिक सभ्यताओं के उद्भव के आधार के रूप में देखा जा सकता है, ठीक है। तो खेती सबसे पहले मेसोपोटामिया में, उसके बाद मिस्र में, फिर भारत चीन तक भी गई, और फिर उसको एक प्रकार से ये देखा जा सकता है कि इसी प्रकार सभ्यताओं का उद्भव हुआ खेती के आधार। खेती करने के लिए लकड़ी, धातु और पत्थर के औजारों की आवश्यकता सामने आई, जिसके तहत धातु के उत्पादन और प्रौद्योगिकी को भी बढ़ावा मिला। अब देखिए, खेती करने के लिए अलग अलग प्रकार के हमें औजार चाहिए होते हैं, ठीक है। हल हो गया या फिर उससे पहले समय में जो खेती करने के लिए औजार चाहिए होते थे, तो वो औजार की आवश्यकता लोगों के सामने आई। अब जब आवश्यकता सामने आई तो लोगों ने सोचा क्या करा जाए, तभी धातु के उत्पादन और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा मिला, नए नए औजारों का डेवलपमेंट किया गया। फिर आता है सेकंड पॉइंट, जनसंख्या वृद्धि और शहर और गांव के विकास के लिए लोगों को बसने या स्थायी बस्तियां स्थापित करने के लिए खेती की आवश्यक थी। अब देखिए, अब एक जगह पे कई सारे लोग आ जाते हैं तो वहाँ पे जो खाने की खपत है वो बढ़ जाती है। अब खाने की खपत बढ़ जाएगी, चाहे वो गांव हो चाहे वो शहर हो, खाने की खपत बढ़ जाएगी तो खाना उगाना पड़ेगा खेती के द्वारा, तो खेती की आवश्यकता सामने आई।
फिर शहर की बात करें तो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था की स्थापना की बढ़ती आवश्यकता महसूस हुई। अब शहर में आप देख सकते हैं कि एक शहर में या फिर वर्तमान स्थिति में शहर में या गांव में एक आप कह सकते हैं पूरा का पूरा कानूनी व्यवस्था होती है, ठीक है। एक व्यवस्था होती है जिसके अकॉर्डिंग वो पूरा शहर चलाया जाता है। सामाजिक व्यवस्था होती है, राजनीतिक व्यवस्था होती है, आर्थिक व्यवस्था होती है। तो ये तीनों चीज़ें ना आवश्यकताएं, इनकी आवश्यकता लोगों के सामने आई जो बड़े समुदाय के हिस्से के रूप में लोगों को रहने की तकलीफ़ों का समाधान करने प्रदान कर सके, ठीक है। तो ये जो तीन चीज़ें इनकी आवश्यकता सामने आई, और ये आवश्यकता कब देखी गई, जब लोगों की जो तकलीफ़ें हैं ना वो बढ़ने लगी, लोगों को परेशानी हो, राजनीतिक स्तर पर परेशानी होने लगी, मतलब आप कह सकते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं थे, ठीक है। आर्थिक स्थिति पर परेशानी होने लगी। तो इन चीज़ों को जो इनकी तकलीफ है समाधान करने के लिए सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था को लाया गया। तीसरे पॉइंट में, कृषि क्षेत्र में स्थिरता के कारण शिल्प विशेषज्ञता, कारीगर, व्यापारियों, पुजारियों, प्रशासकों आदि जैसे विशिष्ट गैर कृषि गतिविधियों का भी उदय हुआ। अब देखिए कृषि क्षेत्र में स्थिरता के कारण क्या हुआ, शिल्प विशेषज्ञता मतलब शिल्पकार जो थे वो विशेषज्ञ बड़े, फिर कारीगर, फिर व्यापारी और फिर पुजारी, प्रशासक, ये जो लोग थे ना, इन लोगों ये कृषि से जुड़े हुए नहीं थे, ये कृषि के क्षेत्र से जुड़े हुए नहीं थे, परंतु इनकी भी गतिविधियों का उदय हुआ। फिर चौथा पॉइंट, सभ्यता शब्द शहर में रहने का अर्थ बताते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे, मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था कि सभ्यता, सभ्य रहना मतलब बर्बरता की स्थिति से बाहर आना, बाहर निकालना या बाहर आना, ठीक है। तो बर्बरता की स्थिति अगर गांव में एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि खराब स्थिति है, तो आप लोग वहाँ से हट के कहाँ चले जाएंगे, शहरों में बस जाएंगे। नॉर्मल सी बात है, अगर गांव की स्थिति काफ़ी ज़्यादा खराब है तो लोग वहाँ से हट के शहरों में जाके बस जाते हैं एक अच्छे जीवन के लिए। तो यही है कि सभ्यता क्या है, शहर में रहने का भी अर्थ बताती है। ये नहीं है कि इसका एक परफेक्ट यही अर्थ है, परंतु शहर में रहने का एक अर्थ हो सकता है सभ्यता का, ये माना जाता है। इसीलिए माना जाता है कि मूलभूत सभ्यताओं की शुरुआत शहर में हुई थी, जो गांव की तुलना में बड़े और अधिक घने आबादी वाले थे। तो आप कह सकते हैं मूल रूप से जो सभ्यताओं की शुरुआत हुई थी या फिर सभ्यताओं की जो विकास हुआ था वो कहाँ हुआ, शहरों में हुआ, जहाँ पे आबादी बहुत ज़्यादा थी। पाँचवां, लेखन की प्रक्रिया एक संस्कृति को आने वाली संस्कृतियों के संचारण के लिए सुनिश्चित कर दिया था। अब आपने देखा होगा कि गुफाओं में चित्र की जो व्यवस्था थी, ठीक है, तो हम लोग या फिर उन लोगों ने जो आदि मानव थे उन लोगों ने ये चित्र का डेवलपमेंट इसलिए किया कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो जान सकें कि हमारी जो पुरानी सभ्यताएं थी वो किस प्रकार से थी। तो ये चीज़ इन लोगों ने किसके, आप कह सकते हैं लेखन की हो गई, लिखने की कोई प्रक्रिया हो गई या फिर कोई चित्र बनाने की प्रक्रिया हो गई, ये आने वाली पीढ़ियों को, आने वाली संस्कृतियों को बताती थी। लेखन ने विभिन्न लोगों के बीच संचार में भी सुधार किया और प्रशासनिक कार्यों में भी मदद करी। फिर छठा पॉइंट, सभ्यता एक बहुसांस्कृतिक समाज को सहमति करती है, जहां विभिन्न संस्कृतियां और वर्ग के लोग आपसी समझ के साथ रहते हैं। अब देखिए सभ्यता क्या है, सभ्यता जैसे भारतीय सभ्यता की बात करें तो वर्तमान में आप देख सकते हैं कि भारत में बहुत बड़ी संख्या में कई सारी संस्कृतियां एक साथ रहती हैं समाज में, ठीक है, और एक साथ आपस में मिलजुल के रहते हैं और काम करती हैं। तो यही क्या है, भारत की सभ्यता है। तो सभ्यता में बहुत सारी संस्कृतियां एक स्थान पर हो सकती हैं, विभिन्न लोग हो सकते हैं और वो एक साथ आपस में मिलजुल कर रह सकते हैं। सातवां पॉइंट, एक धार्मिक व्यवस्था की शुरुआत जो लोगों को एक साथ लाकर सामाजिक एकता को मजबूत करती है। फिर सातवां पॉइंट में आया था कि धार्मिक व्यवस्था, एक धार्मिक व्यवस्था लाई गई ताकि जितने भी लोग हैं वो एक साथ आ सकें और समाज में एकता के साथ रह सके और समाज को क्या बनाए, मजबूत बनाए। आठवां पॉइंट आता है आर्थिक और राजनीतिक संस्थाओं का विकास हुआ जिन्होंने सभ्यता की प्रगति और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब ऐसी संस्थाएं जो कि आर्थिक या फिर सांस्कृतिक थी, राजनीतिक थी, सॉरी, ठीक है, आर्थिक और राजनीतिक जो संस्थाएं थी उनका विकास हुआ, जिसके विकास ने क्या करा, सभ्यता की प्रगति में तो विकास किया है, साथ में लोगों को जो जीवन स्तर है उसमें भी विकास किया और एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जहाँ राजनीतिक संस्थाएं नियम और विनियम बनाती थी, वहीं आर्थिक संस्थाएं भौतिक वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और वितरण पर ध्यान केंद्रित करते थे। अब राजनीतिक जो संस्थाएं थी वो कानून, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती थी, आर्थिक जो संस्थाएं थी वो लोगों तक चीज़ें पहुंचाना, उसका वितरण करना, ये सब बताती थी। अब बात करें शहरी क्रांति की, हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है शहरी क्रांति।
पुरातात्विक शब्दावली में पुरापाषाण या मध्यपाषाण युग के बाद नवपाषाण युग का आगमन होता है। अगर आप पुरातात्विक शब्दावली के बारे में वर्णन करेंगे या फिर अध्ययन करेंगे तो आप वहाँ देखेंगे कि हमारा जो पूरा ही अतीत है ना, उसको हम 3 पार्ट्स में बांटते हैं, पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण युग। ठीक है, तो पुरापाषाण मध्यपाषाण युग के बाद आता है नवपाषाण का आगमन हुआ। इसका काल विस्तार 6000 वर्षों में, लगभग 6000 वर्षों का लगभग इसका विस्तार था। लगभग 12000 वर्षों पूर्व से लेकर 6000 वर्ष पूर्व तक इसके बीच में फैला हुआ था। प्राचीन पाषाण काल या पूरा पाषाण काल से विभिन्नता स्थापित करने के लिए 1865 में पुरातात्विक जॉन ल्यूबोक ने नवपाषाण युग की अवधारणा को सामने लाया। अब देखिए, प्राचीन जो पाषाण या पूरा पाषाण जो काल थी, ठीक है, उससे विभिन्नता स्थापित कर। अब ऐसा तो नहीं है कि पूरा पाषाण के बाद हमेशा यही काल रहा, नहीं, डेवलपमेंट हुआ तो मध्य पाषाण आया, उसके बाद ज़्यादा डेवलप हुआ तो नव पाषाण काल आया। तो जॉन ल्यूबक के द्वारा जो नव पाषाण युग है ये अवधारणा सामने रखी गई उनके द्वारा। नियोलिथिक शब्द 2 यूनानी शब्द नियो और लिथिक से बना हुआ है। ठीक है, तो नियोलिथिक हिंदी में आप इसे कह सकते हैं नवपाषाण। तो ये 2 शब्द, नियो जिसका अर्थ है नया या नव, और लिथिस जिसका मतलब है पत्थर या पाषाण, से मिलकर बना है। 20वीं शताब्दी के मध्य तक नवपाषाण युग शब्द एक परिष्कृत और चमकदार औजारों के उपयोग के काल के रूप में देखा जाता था, परंतु यह शब्द केवल नए औजारों के उपयोग तक सीमित नहीं था। अब देखिए कि 20वीं शताब्दी के मध्य तक, मतलब 20वीं शताब्दी के बीच तक नवपाषाण जो युग था उसको लोग इस प्रकार समझते थे कि उस युग के अंतर्गत नए और चमकदार औजारों का निर्माण हुआ। ठीक है, सिंपली लोग ये मानते थे कि नवपाषाण युग के अंतर्गत नए, अच्छे और चमकदार औजारों का निर्माण हुआ। परंतु अगर आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो शब्द है केवल औजारों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि शिकारी संग्रहकर्ताओं के जीवन में होने वाले परिवर्तन को भी उद्योगित करता है। मतलब शिकारी संग्रहकर्ताओं, शिकार करके जो लोग उनको संग्रह करते थे उनके जीवन में भी परिवर्तन को ये क्या दिखाता है, दर्शाता है। पौधों का उगाया जाना और पशुओं को पाला जाना तथा खेती पर लगभग पूर्ण निर्भरता, जनसंख्या में वृद्धि, बस्तियों के आकार में वृद्धि, मिट्टी के बर्तनों का उपयोग और कपड़ों की बुनाई, व्यापक पैमाने पर होने वाला सामाजिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान नवपाषाण युग के प्रमुख विशेषताएं हैं। आप देख सकते हैं नवपाषाण युग के अंतर्गत कितनी सारी चीज़ें हुई। नए नए पौधे उगाए जाने लगे, ठीक है, पशु को पाला जाने लगा, खेती पर लगभग पूर्ण निर्भरता हो गई, जितनी भी जनसंख्या थी वो खेती पर निर्भर करती थी, शिकार प्लस खेती। फिर जनसंख्या में वृद्धि होने लगी, नई नई बस्तियों बनाई गई क्योंकि बस्तियों का आकार बढ़ता जा रहा था। मिट्टी के बर्तनों का उपयोग होने लगा, कपड़ों पर बुनाई का समय आ गया था। व्यापक पैमाने पर होने वाले सामाजिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान नवपाषाण युग के अंतर्गत बताए गए। दुनिया के तमाम समाजों में नवपाषाण युग के बाद जटिल समाज और सभ्यता का जन्म हुआ। ये बताया जाता है दुनिया के जो तमाम समाज हैं उनमें आप देखेंगे तो पता चलेगा कि नवपाषाण युग के बाद जटिल समाज, ऐसा समाज जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, जिसको समझना काफ़ी ज़्यादा कठिन है, इस प्रकार की सभ्यता का जन्म हुआ। आगे देखें, गार्डन चाइल्ड की नवपाषाण क्रांति संबंधित अवधारणा शिकार और जीवन निर्वाह के लिए एकत्रित करने से लेकर खेती तक के संक्रमण को दर्शाती है। अब देखिए इनके द्वारा गार्डन चाइल्ड के द्वारा नवपाषाण क्रांति की जो अवधारणा है वो क्या बताती है कि शिकार और जीवन निर्वाह के लिए एकमात्र करने से लेकर खेती तक संक्रमण को दर्शाती है। मतलब शिकार करना, जीवन निर्वाह करना और खेती के बारे में बताती है नवपाषाण क्रांति संबंधित अवधारणा। इस काल में मानव ने नई तकनीकों से औजारों का विकास किया जिन्हें घिस कर तथा पॉलिश करके चमकदार बनाया गया। औजार बनाने के लिए सर्वप्रथम पत्थर के फलक उतारे जाते थे। दूसरी अवस्था में उसके उबड़-खाबड़ उभरों को साफ किया जाता था। इसे पैकिंग कहा जाता है था। तृतीय अवस्था में
उस औजार को बड़े पत्थरों या चट्टानों से घिसकर साफ किया जाता था। उसके किनारों को घर्षित कर तीखा तीखा किया जाता, मतलब शार्प पैना किया जाता था। अंतिम अवस्था में उन पर पशुओं की चर्बी या वनस्पति के तेल से पॉलिश करके चिकना बना दिया जाता था। इस प्रकार नवपाषाण काल में मानव ने चिकने, चमकदार और सुडोल औजारों बनाए, जिनमें कुल्हाड़ी, छेनी, हथौड़े, बसोली इत्यादि प्रमुख थे। तो आप देख सकते हैं कि इसी काल के दौरान, नवपाषाण काल के दौरान ही अच्छे प्रकार के जो औजार थे उनका निर्माण किया गया। इसके अतिरिक्त हल, दाने अलग करने के औजार, गिरडी तथा ब्लेड इत्यादि थे। और औजार कृषि कर्म में उपयुक्त होने वाले अतिरिक्त गृह कार्य को भी प्रदान किया जाता था। नेक्स्ट आता है, इस काल में आए मानव के जीवन में इन महत्वपूर्ण परिवर्तनों को कई विद्वान जैसे गॉर्डन चाइल्ड ने नवपाषाण क्रांति की संज्ञा दी। अब देखिए, नवपाषाण क्रांति की संज्ञा दी गई किसके द्वारा? गॉर्डन चाइल्ड के द्वारा। उन्होंने बताया कि नवपाषाण काल के दौरान मानव के जीवन में जो भी चेंजेस आए, परिवर्तन आए, जो विकास किया गया, उसको हम एक शब्द नवपाषाण क्रांति के द्वारा बता सकते हैं। क्योंकि पाषाण काल के मानव की अपेक्षा इस काल के मानव की मूलभूत परिवर्तन हुए थे। तो पाषाण काल में अगर आप देखेंगे और वर्तमान जो नवपाषाण काल था उसके अगर मानव को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कितने ज़्यादा चेंजेस हैं, लोगों ने या फिर मानव ने कितना ज़्यादा विकास कर लिया है। पहले के काल में वह घुमक्कड़ था, ठीक है। तो अगर आप पहले का काल देखेंगे, नवपाषाण से पहले का समय देखेंगे, तो वो जो लोग थे वो घुमक्कड़ हुआ करते थे, उन्हें घुमक्कड़ के तौर पर बताया जाता था। इस काल में उसके जीवन में स्थायित्व आ गया। पहले ये खाद्य सामग्री के लिए प्रकृति पर निर्भर थे, इस काल में स्वयं अन्य उत्पादन करने लगा। अब देखिए, मानव नवपाषाण काल से पहले क्या था? खाने के लिए किस पर? प्रकृति पर निर्भर था कि जो भी प्रकृति उन्हें दे देगी वो लोग वही खा लेंगे, सिंपल। परंतु नवपाषाण काल से पहले थी ये स्थिति कि अगर प्रकृति कुछ दे दे उन्हें खाने के लिए तो वो वही खा लेंगे। परंतु नवपाषाण काल के दौरान क्या हुआ? विकास हुआ, ये लोग खुद ही खाने की चीज़ें उगाने लगे। मानव के जीवन में परिवर्तन अचानक से नहीं, बल्कि इन परिवर्तनों के प्रारंभिक स्वरूप की शुरुआत नवपाषाण काल एवं नवपाषाण काल के बीच में ही देखने को मिलती है। शहरी क्रांति ने सामाजिक संस्थाओं और प्रथाओं को पूरी तरह से बदल दिया। अब शहर में जो शहरी क्रांति क्या हुई थी, आप पता है नवपाषाण काल के दौरान लोग शहर में भी रहते, गाँव की स्थिति में भी रहते, तो शहरी क्रांति को इस प्रकार से बताया जाता है कि सामाजिक संस्थाओं और प्रथाओं को पूरी तरह से बदल दिया। इस चरण के दौरान पहले शहर आर्थिक गतिविधियों के विस्तार, बढ़ते सामाजिक स्थिरीकरण और शासन के नए संस्थानों के आने के साथ साथ अस्तित्व में आए। तो क्या बताया गया कि इस चरण के दौरान क्या हुआ? पहले जो शहर थे वो आर्थिक गतिविधियों का विस्तार हुआ उनमें, फिर बढ़ते बढ़ते उसमें सामाजिक स्थिरीकरण आया, मतलब समाज एकदम ठहर गया, फिक्स हो गया, और शासन के लिए नई नई संस्थाओं का भी निर्माण होने लगा। चाइल्ड के लिए शहर ही एकमात्र घटक नहीं थे जिसके कारण ये जटिल समाज अस्तित्व में आया। चाइल्ड बताते हैं कि शहरी एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसके कारण नवपाषाण काल के बाद जो जटिल समाज अस्तित्व में आया। मेसोपोटामिया, मिस्र, चीन, भारत, मेसो अमेरिका एंड इंडीज के क्षेत्र में सबसे पहले शहरों और राज्यों का उदय हुआ। तो ये जो जगह है ना, इन क्षेत्रों में सबसे पहले शहरों का उदय हुआ और फिर राज्यों का उदय हुआ। एक शहर के 10 लक्षण, तो एक शहर के 10 लक्षण बताए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से शहर को एक क्रांति के प्रतीक और परिणाम के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जिसके साथ एक नया आर्थिक चरण शुरू हुआ। चाइल्ड द्वारा प्रतिपादित 10 संक्षिप्त मानदंड है, ठीक है। तो अगर किसी जगह को शहर बताना है तो ये जो 10 है ना, ये पॉइंट, ये उसके क्राइटेरिया बताते हैं उस समय के आधार पर। पहला आता है, आकार की दृष्टि से पहले शहर पिछली बस्तियों की तुलना में अधिक व्यापक और घनी आबादी वाले रहे होंगे। अगर आप जाएंगे जहाँ पे शहर बसे हुए थे
नवपाषाण काल के दौरान, तो वहाँ देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जो क्षेत्र है ना उसकी संख्या बहुत बड़ी है, मतलब बहुत दूरी तक वो लोग फैले हुए, घनी बस्ती के लोग थे, तो बहुत ज़्यादा आप कह सकते बड़े क्षेत्र के लोग थे। ठीक है, वहीं दूसरा पॉइंट देखेंगे आप, शहरी आबादी किसी भी गांव या शहर के संचारण और कार्य में भिन्न होती थी, क्योंकि यहाँ हमें पूर्णकालिक विशेषज्ञ शिल्पकार, व्यापारी, अधिकारी और पुजारी मिलते थे। तो शहर की जो आबादी थी किसी भी गांव या शहर की संरचना और कार्य के भिन्न भिन्न होती थी। हर शहर की अलग आबादी, तो वहाँ के कार्य की व्यवस्था अलग, तो वहाँ के लोगों के रहने की व्यवस्था भी अलग। शिल्पकार, व्यापारी, अधिकारी और पुजारी वहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। फिर प्रत्येक उत्पादक यहाँ तक कि सबसे प्राथमिक को भी सीमित तकनीकी उपकरणों के साथ प्राप्त होने वाले छोटे अधिशेष पर भी कर भुगतान करना पड़ता था। यह कर एक दिव्य राजा या काल्पनिक देवता को दिया जाता था जो सभी अधिशेष एकत्रित करते थे। अब देखिए, प्रत्येक उत्पादक, जो भी व्यक्ति उत्पादन करता है, ठीक है, यहाँ तक कि प्राथमिक जो व्यक्ति है अगर वो उत्पादन कर रहा है, ठीक है, तकनीकी वो उपकरणों का प्रयोग करके उत्पादन कर रहा है, तो उसे क्या देना पड़ेगा, एक छोटा सा टैक्स देना पड़ेगा। और ये टैक्स जमा करके किसको दिया जाता था, एक प्रकार से किसी दिव्य राजा या फिर काल्पनिक देवता को दिया जाता था जो भी अधिशेष एकत्रित करता था। फिर स्मारकों, वास्तुकलाओं शहरों को गांव से अलग करती है और सामाजिक अधिशेष की एकाग्रता की प्रतीकात्मक भूमिका को भी पूरा करती है। स्मारक वास्तुकला, जो वास्तुकला है शहरों को गांवों से अलग करती है। वास्तुकला जो आप कह सकते हैं कला है, ठीक है, वस्तु के ऊपर, तो ये क्या बताती है, ये शहरों और गांवों को एक दूसरे से भिन्न बनाती है। फिर लेकिन वास्तव में संकेंद्रित अधिशेष का एक बड़ा हिस्सा छोटे लोगों के हाथ में आ गया। अब क्या हुआ, जो भी धन इकट्ठा किया गया टैक्स, ठीक है, उसका एक बड़ा हिस्सा कुछ लोगों के हाथ में आ गया जिन्होंने शासक वर्ग का गठन किया। अब देखिए, आप यहाँ समझ सकते हैं कि जो टैक्स लोगों से इकट्ठा किया गया वो कुछ लोगों के हाथ में आ गया। उन लोगों ने शासक वर्ग नाम का एक गठन बना लिया। इस समूह में पुजारी, प्रशासनिक अधिकारी और नागरिकों और सैन्य नेता शामिल थे। छठा पॉइंट, प्रशासनिक और संचार उद्देश्यों के लिए लेखन का आविष्कार उपयोगी हो गया। ज्योमिति, अंकगणित और खगोल विज्ञान जैसे विज्ञानों का विस्तार हुआ कहाँ पे, शहर में। फिर कला की परिष्कृत शैलियों का भी उत्पादन हुआ। लंबी दूरी का विदेश व्यापार हुआ, बहुत लंबी दूरी तक भी व्यापार किया जाने लगा। और अंत में एक राज्य का गठन जो अब निवास पर आधारित था, रिश्तेदारी पर नहीं। ठीक है, अब फिर अंत में क्या हुआ, एक राज्य का गठन हुआ जो कि निवास, वहाँ पे जो लोग रहते थे उस पर आधारित था, ना कि इसलिए क्योंकि लोगों की रिश्तेदारी थी। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि ये पॉइंट्स हैं आपके फर्स्ट पार्ट के यूनिट 1 के। सेकंड पार्ट जल्दी आएगा तो आप उसका वेट करिए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। वहाँ जाके आप इन चीज़ों को, वेबसाइट पर हम नोट्स जल्द से जल्द अपलोड कर देंगे, तो आप वहाँ जाके भी नोट्स को स्टडी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर लीजिए, आपका कोई डाउट है आप वहाँ हमसे पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप में हम लोग जो भी वीडियो की डिटेल्स हैं, नोट्स की डिटेल्स हैं, वहाँ हम देते रहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।